गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्सरसाइज फर्स्ट बी का क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है हमारा, जो कि 2007-2009 में आया है कोटा यूनिवर्सिटी के अंदर। तो फर्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, W भार का एक गोला दो चिकने समतलों के बीच में रखा हुआ है। एक गोला है जो दो चिकने समतलों के बीच में रखा हुआ है। एक समतल ऊर्ध्वाधर में है और दूसरा उससे अल्फा कोण बनाता है। दूसरा समतल क्या करता है, उससे अल्फा कोण बनाता है। गोले पर समतलों की प्रतिक्रियाएं ज्ञात करो। मतलब सिचुएशन देखो क्या है, समतल तो तुम जानते ही होंगे क्या होता है समतल। जैसे मान लो एक तो तल ये हो गया, ठीक है, एक तो तल ये हो गया और दूसरा तल क्या होगा हमारे पास, ये हो गया दूसरा तल, ठीक है। तो दो समतल है हमारे पास, इस तरह से मान लेते हैं ये क्या है, दो समतल है, ठीक है, दो समतल है। एक समतल तो ऊर्ध्वाधर है और जो दूसरा समतल है वो पहले समतल से कितने कोण पर झुका हुआ है, अल्फा कोण पर। मतलब इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण है, अल्फा डिग्री का कोण है। आगे बात समझ में, एक समतल तो ऊर्ध्वाधर, दूसरा समतल उससे कितने डिग्री का कोण बना रहा है, अल्फा। ऐसे होता तो 90 डिग्री का। तो ये एक समतल हो गया और एक समतल ये हो गया। तो ये तो कितने डिग्री का कोण बना रहे हैं, 90। अब इसको थोड़ा सा उठा दो, उसने 90 नहीं कहा, तो कितने डिग्री का कोण बना रहा है, अल्फा। अब अल्फा कुछ भी हो सकता है, कितने डिग्री का कोण बना रहा है, अल्फा का कोण बना रहा है। और इन दोनों के बीच में अपन ने क्या डाल रखी है, एक बॉल डाल रखी है। बॉल मतलब एक गोला डाल रखा है। आगे बात समझ में। अब थोड़ा सा इमेजिन करो, अगर मैं इन दोनों के बीच में एक गोले को डालूंगा तो क्या स्थिति रहेगी। अगर मैं इन दोनों के बीच में एक गोले को डालूंगा तो क्या स्थिति रहेगी, थोड़ा सा इमेजिन कर लोगे। अब देखना क्या सिचुएशन है हमारे यहाँ पे। सॉल्यूशन, प्रश्नानुसार हमारे पास, प्रश्नानुसार एक समतल तो ऊर्ध्वाधर है इस तरह से, और एक समतल क्या है, इस तरह से अल्फा कोण बनाए हुए हैं। कितना डिग्री का कोण, अल्फा डिग्री का कोण बनाया हुआ है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और इन दोनों के बीच में एक गोला डाल रखा है। गोले की प्रतिक्रिया जाएगी, ठीक है ना। अच्छा चित्र बनाएंगे, भी चिंता मत करो। गोले की प्रतिक्रिया इधर, इसकी प्रतिक्रिया इधर, इसका भार इधर, तो इस तरह से कोई स्थिति बनेगी। अब अच्छा चित्र बना लेते हैं। देखो प्रश्नानुसार क्या क्या कहा उसने, मैं पहले गोला बना देता हूं ताकि मुझे दिक्कत ना हो, ठीक है। नहीं थोड़ा अच्छा बनाते हैं, बड़ा बनाओ, बड़ा, ठीक है। ये हमारे पास एक गोला हो गया। ये गोला इस तरह से, ये एक समतल हो गया। ये समतल, एक समतल तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब क्या है, दूसरा एक समतल और आएगा जो इससे कितने डिग्री का कोण बना रहा है, अल्फा डिग्री का कोण बना रहा है। कितने डिग्री का, अल्फा डिग्री का कोण बना रहा है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है कि भाई यहां पर कोण अल्फा है, ये कोण अल्फा है और ये यहां पर टच हो रहा है इस बिंदु पर, ठीक है। और ये यहां पर टच हो रहा है इस बिंदु पर, एक बिंदु पर टच होगा, ये गोले का केंद्र हो जाएगा यहां पे। अब सुनो बात को ध्यान से, हमें पता है गोले का भार W ऊर्ध्वाधर, नीचे की ओर, गोले के केंद्र से दीवार पर जब गोले को इसमें डाला जाएगा, समतल कैसे हो गए, समतल न्यू हो गए। अब इसमें गोले को डालेंगे तो गोला दबेगा, जैसे गोला दबाव डालेगा तो इस बिंदु पर दबाव डालेगा, इस बिंदु पर दबाव डालेगा। तो हमें पता है कि जो प्रतिक्रिया होती है वो दीवार के लंबवत होने के साथ साथ गोले के केंद्र से भी गुजरेगी। तो ये प्रतिक्रिया, इसको नाम दे दो R W, और यहां से प्रतिक्रिया इसके लंबवतों की दीवार की, मतलब समतल की। ये समतल है इस तरह का। अब समतल क्या है, थोड़ा अच्छे से बना नहीं सकते अपन ज्यादा गहराई से, ऐसे ऐसे ऐसे, एक समतल ऐसे है, दूसरा समतल इससे कुछ कोण बनाए हुए हैं इस तरह से। समझ जाओगे तुम यार, अच्छे बच्चे हो। और इन दोनों के बीच में 3D में आकृति, समझ गए। अच्छा, यहां से इसकी प्रतिक्रिया बोलो, ये क्या होगी प्रतिक्रिया, S होगी। क्लियर मामला, प्रतिक्रिया ही समझ में। तीन बल एक बिंदु पर। अच्छा, ये प्रतिक्रिया इधर, ये प्रतिक्रिया R, तीसरा बल नीचे गुजर गया W, ठीक है ना, इस बिंदु से। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कोण अल्फा है तो ये कोण भी अल्फा, क्यों, संगत कोण, संगत कोण है ना, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये दोनों कोण क्या होते हैं, संगत कोण कहलाते हैं। दोनों रेखाएं समांतर होंगी, ये ऊर्ध्वाधर है, ये भी ऊर्ध्वाधर है, दोनों समांतर होने की वजह से। अच्छा, ये अल्फा, ये पूरा कितना है,
ये पूरा कितना है? अच्छा एक काम करो ना, ये अल्फा ये कितना है? 90। अल्फा ये 90 तो कितना? 90 माइनस अल्फा। ठीक है, क्लियर मामला? ये पूरा कितना है? पूरा 90 है, पूरा ये इधर वाला पूरा 90, तो कितना बचा? अल्फा। नहीं बात समझ में? पूरा 90 है तो 90 में से 90 माइनस अल्फा जाएगा तो कितना बचेगा? अल्फा। कौन कितना हो गया? अल्फा। ठीक है, ये अल्फा तो शीर्षाभिमुख कोण, ये भी अल्फा। ये कितना? 90। ये अल्फा रेखा पर बने कोणों का योग 180 पाई माइनस अल्फा। कोण सारे समझ में आ जाए नीचे बारी से। क्लियर है मामला? अब सुनो क्या स्थिति है। तो हमें क्या ज्ञात करनी है? प्रतिक्रिया ज्ञात करनी है। चूंकि तीनों बल एक बिंदु पर मिलते हैं, लिखना मत, चूंकि तीनों बल एक बिंदु O पर मिलते हैं, अतः लामी प्रमेय से बिंदु O पर लामी प्रमेय से, कौन सी प्रमेय से? लामी प्रमेय। लामी प्रमेय पता है इसे? बल लिख लो पहले तो R, W और T नहीं S, है ना? क्योंकि T तो है नहीं, टेंशन तो है नहीं, टेंशन तब होती जब रस्सी वस्सी होती, तो S। R कहां पर है? ये R रहा। ठीक है, R जो है वो किसके समानुपाती होगा? अन्य दो बलों के मध्य के कोण की ज्यामितीय समानुपाती, यानी कि अल्फा और 90। कितना हो गया? 90 प्लस अल्फा। पूरा कोण 90 प्लस अल्फा हो जाएगा। लिखूं ये पूरा कोण 90 प्लस अल्फा। क्लियर? W अन्य दो बलों की ज्यामितीय समानुपाती, बलों के मध्य के कोण की साइन पाई माइनस अल्फा। S का है? वो रहा S। ये पूरा कोण कितना? ओनली 90। जोड़ दो ना, पूरा 90, तो S कितना हो जाएगा? साइन 90। अब सुनो, हमें प्रतिक्रिया मतलब R और S ज्ञात करनी है, तो किसके पदों में आएगी? ऑटोमेटिकली वो W के पदों में आएगी। देखना कैसे आएगी। R अपॉन साइन 90 प्लस अल्फा कोस अल्फा बराबर W साइन पाई माइनस अल्फा साइन अल्फा बराबर S1। इसको फर्स्ट बोल दो, इसको सेकंड बोल दो, इसको थर्ड बोल दो। बाय फर्स्ट एंड सेकंड, बाय फर्स्ट एंड थर्ड। तो R बराबर W कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, तो R अपॉन कोस अल्फा बराबर W अपॉन साइन अल्फा, तो R बराबर W कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, तो R बराबर W कोट अल्फा। तो एक प्रतिक्रिया तो आ गई हमारे पास। यहां से निकालो W अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू S अपॉन 1, तो S बराबर कितनी आ गई? W अपॉन साइन अल्फा। कितना आ गया आंसर? S बराबर W कोसेक अल्फा। इंपॉर्टेंट इक्वेशन है भाई ये। हाँ, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, दोनों प्रतिक्रिया आ गई R और S, इसके पदों में आ गई W। पे W है तभी तो दबाव डाल रहा है, और दबाव डाल रहा है तभी तो प्रतिक्रिया आ गई। आगे बात समझ में? लिखो। इसके पहले थोड़ी सी इसमें थ्योरी लिख लो, इसमें थोड़ी सी थ्योरी लिख लो। ये बिंदु कुछ भी मान लो, A, इसको O और इसको B, इसको C, इसको D, कुछ भी मान लो। ठीक है, ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया। कोई क्वेश्चन हो तुम्हें मैं पूछ रहा हूँ एक्सरसाइज का, तो बता देना, बता देना। वैसे तुम एग्जाम्पल कर लोगे तो बहुत बड़ी बात, एग्जाम्पल कर लोगे वही बहुत बड़ी बात है। हम पढ़ते थे, हम सारे करते थे। पूरे एक्सरसाइज इसमें लिखो, माना इसका नाम दे दो कुछ भी, P, Q और R। माना P, Q
आर दे दिया क्या, पी क्यू और कुछ भी क्यू डैश। माना पी क्यू व क्यू डैश क्यू दो समतल है, दो समतल है जहां पी क्यू ऊर्ध्वाधर है, जहां पी क्यू ऊर्ध्वाधर है तथा क्यू डैश क्यू समतल समतल पी क्यू के साथ समतल कोमा समतल पी क्यू के साथ समतल के बाद कोमा समतल पी क्यू के साथ अल्फा कोण पर झुका हुआ है। अच्छा, तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर अल्फा 90 से ज्यादा भी तो सकता है ना, ऐसे भी तो सकती है स्थिति, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे हो सकती है ना, पर ऐसे नहीं हो पाएगी। क्यों? अरे गोले को भी तो ठहराना है, गोला कहां से ठहरेगा? ऐसे कर दोगे तो गोला तो ऐसे लुढ़कने लग जाएगा, ऐसे भी ठीक है पे रुक जाएगा, पर ऐसे लुढ़क जाएगा ना। गोले को ठहराने के लिए इसको ऐसा रखना पड़ेगा, तो अल्फा कोण 90 से कम होगा। ठीक है, इस तरह से क्या लिखा, अल्फा कोण पर झुका हुआ है इसको गोले को नाम दे दो एस, पूरे गोले का नाम एस, तथा एस एक गोला है जो दोनों समतलों के मध्य रखा हुआ है, जो दोनों समतलों के मध्य रखा हुआ है। गोले एस के कारण, गोले एस के कारण समतल पी क्यू व क्यू डैश क्यू पर प्रतिक्रियाएं आर तथा एस है, क्रमशः आर तथा एस है, क्रमशः लिख लेना, क्रमशः आर तथा एस है, जो गोले के केंद्र, जो गोले के केंद्र ओ से गुजरती है। चूंकि नेक्स्ट पैराग्राफ लिखना, चूंकि गोला साम्यावस्था में है, चूंकि गोला साम्यावस्था में है, अतः भार W भी केंद्र O से गुजरेगा। ठीक है, तो ये लिखना है आपको। अब देखो लेक्चर नंबर 7 दी है ना, आ जाता कंफर्म। देखो आगे बढ़ते हैं। आज हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट पढ़ेंगे। अभी तक हमने इस एक्सरसाइज में क्या सीखा? इस एक्सरसाइज में केवल फर्स्ट जो पार्ट था, 3 पार्ट है भाई इस चैप्टर के। कितने पार्ट है? 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या सीखा? घटक गिराना। आगे बात समझ में? एक्स अक्ष पर वाई अक्ष पर हमने घटक गिराना सीखे थे, उसके 3-4 क्वेश्चन किए थे। सेकेंड पार्ट में हमने क्या कहा? कोई पिंड 3 बलों के अंतर्गत साम्यावस्था में है तो प्रतिबंध ज्ञात करना। तो वहां पर हमने 4 नियम पढ़े, बलागुण, बल त्रिभुज नियम, एमएन प्रमेय, लामी प्रमेय। आगे बात समझ में? तो दूसरा पार्ट ये हो गया हमारा। अब तीसरा पार्ट ये है, दूसरे पार्ट में तो 3 बलों के अंतर्गत साम्यावस्था पड़ी थी। कितने बल थे? हमेशा 3 बल। अब जो तीसरा जो पार्ट आएगा उसमें 3 से अधिक बलों के अंतर्गत साम्यावस्था पढ़ेंगे हम। कितने बलों से अधिक? 3 से अधिक बलों के अंतर्गत पिंड की साम्यावस्था।
तो कैसे रहेंगे पिंड साम्यावस्था में, उसके लिए हम कुछ स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है भाई, इसमें एक काम करो तुम लिख ही लो, क्योंकि स्टेटमेंट बहुत लंबे चौड़े हो जाएंगे। लिखो स्टेटमेंट, हेडिंग डाल लेना सबसे पहले, तो 3 से अधिक हेडिंग डाल लो सबसे ऊपर ऐसे, 3 से अधिक, 3 से अधिक क्रियाशील बलों, पहले क्या पढ़ा था, 3 बलों के अंतर्गत पढ़ी थी, अब 3 से अधिक क्रियाशील बलों के अंतर्गत किसी दृढ़ पिंड की साम्यावस्था, किसी दृढ़ पिंड की साम्यावस्था के व्यापक प्रतिबंध, साम्यावस्था के व्यापक प्रतिबंध, ठीक है ना, व्यापक प्रतिबंध। तो व्यापक प्रतिबंध क्या है, देखो पहला प्रतिबंध स्टेटमेंट नंबर, आर्टिकल नंबर 1.8 कह दो इसको, आर्टिकल 1.8 या फिर स्टेटमेंट थर्ड। 2 स्टेटमेंट पहले पढ़ लिया हमने, फर्स्ट सेकेंड, ये स्टेटमेंट नंबर थर्ड हो जाएगा हमारा, इसमें लिखो। और स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट जो था वो कौन सा था, आर्टिकल नंबर 1.1 था वो, इसमें लिखो किसी दृढ़ पिंड पर, किसी दृढ़ पिंड पर क्रियाशील समतलीय बल निकाय, क्रियाशील समतलीय बल निकाय साम्यावस्था में होगा, क्रियाशील समतलीय बल निकाय साम्यावस्था में होगा यदि, साम्यावस्था में होगा यदि साम्यावस्था में होगा यदि 2 समकोणिक दिशाओं में, 2 समकोणिक दिशाओं में उनके वियोजित भागों का योग, वियोजित भागों का योग पृथक पृथक शून्य हो, वियोजित भागों का योग पृथक पृथक शून्य हो, और यदि बलों के, और यदि बलों के समतल में स्थित, समतल में स्थित किसी बिंदु के सापेक्ष, किसी बिंदु के सापेक्ष आघूर्णों का, आघूर्णों का बीजीय योग शून्य हो, आघूर्णों का बीजीय योग शून्य हो। देखो इसका जो प्रूफ है ना वो हम कर चुके हैं। क्या कह रहा है, पढ़ो इसको। इसने क्या कहा कि हमारे पास अगर किसी पिंड पर क्रियाशील समतलीय बल निकाय साम्यावस्था में हो तो उसने क्या कहा, इसके किसी 2 समकोणिक अक्षों के सापेक्ष बलों के वियोजित भागों का बीजीय योग क्या हो, पृथक पृथक शून्य हो। मतलब क्या, हमने तुम्हें पता हो तो ऐसे पिंड बना के बताया था, उसमें इस तरह से अक्ष लेके बताया था, तुम्हें पता हो तो इस तरह से, ठीक है। और उसमें बहुत सारे बल थे, P1 था A1 पर, दूसरा A2 पर था अपने पास P2, और फिर क्या किया था, इसके वियोजित भाग निकाले थे X1 Y1 X2 Y2 निकाले थे, नहीं निकाले, ठीक है। फिर हमने क्या कहा था कि इन सभी बलों को क्या किया जा सकता है, एक बल में समानित किया जा सकता है, और वो बल क्या होता है, R बराबर √RX² + RY², जहां RX क्या होता है,
एक्स अक्ष के सापेक्ष वियोजित भागों का बीजीय योग, आर वाई क्या होता है वाई अक्ष के सापेक्ष वियोजित भागों का बीजीय योग। हमने कहा कि और जी क्या निकाला था हमने, जी क्या निकाला था, समेशन बोलो एक्स आर वाई माइनस वाई आर एक्स, ऐसे कुछ निकाला था हमने, ठीक है। तो जी और आर हमने निकाल लिया था और हमने कहा था कि कोई भी पिंड साम्यावस्था में है तो तभी पॉसिबल है जब आर बराबर 0 हो और जी बराबर 0, कहा था मैंने, ठीक है। तो ये जो प्रूफ करवा रखा है ये स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट में रिमार्क नंबर 1 है, वहां पर प्रूफ करवा रखा है, ठीक है। तो आर बराबर 0 होते क्या हो जाएगा, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर का रूट 0 हो गया, रूट 0 होने का मतलब आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर भी 0 हो गया। अब दो संख्याएं हैं उनका वर्ग 0 के बराबर आ रहा है, उनके वर्ग को योग करने पर 0 के बराबर आ रहा है, तो ये तभी संभव होगा जब आर एक्स भी 0 हो और आर वाई भी 0। तुम 0 के अलावा कोई सी भी दो संख्या लेके बता दो और उनके वर्ग को जोड़ने पर 0 आ जाए, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। ये तभी संभव है जब आर एक्स और आर वाई क्या हो 0। तो अभी उसने यही कहा कि वियोजित भागों का योग क्या हो 0 हो, तो आ गया। और आर एक्स और आर वाई 0 होते जी का मान भी कितना गया 0, क्योंकि आर एक्स भी 0 आर वाई भी 0, तो जी भी क्या हो गया 0। तो इसमें इतना सा लिख लो, इसमें इतना सा लिख लो प्रूफ, इसका प्रूफ अगर देखना है। और ये आया हुआ है कि 2009 में, हल्के में मत लेना, 2009 में आया है, तो इसमें लिखो प्रूफ में, इसमें लिखना स्टेटमेंट नंबर जो फर्स्ट था हमारा, इसमें लिखो प्रूफ स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, स्टेटमेंट 1 के रिमार्क नंबर 1 में सिद्ध किया गया। मतलब इसको सीधी सी बात यह है कि पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट है ना, क्या स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट कहां से कहां तक का, रिमार्क नंबर 1 तक का, वो पूरा का पूरा इसके अंदर लिखना पड़ेगा। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट लिखा था, उसमें 3-4 रिमार्क थे, याद हो तो फर्स्ट रिमार्क लिखना है इसमें, बस फर्स्ट नहीं पूरा करके और फिर फर्स्ट रिमार्क लिखना है, तो वो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। उसमें देख लेना आर एक्स आर वाई 0 है, जी भी क्या है 0 है। सेकेंड स्टेटमेंट लिखो, मतलब सेकेंड का मतलब स्टेटमेंट नंबर 4, इसमें लिखो किसी दृढ़ पिंड पर, किसी दृढ़ पिंड पर क्रियाशील एक समतलीय बल निकाय, क्रियाशील एक समतलीय बल निकाय साम्यावस्था में होगा, मैं लिखता हूं इसको किसी दृढ़ पिंड पर, स्टेटमेंट नंबर 4 में, ठीक है, किसी दृढ़ पिंड, किसी दृढ़ पिंड पर क्रियाशील समतलीय बल निकाय, समतलीय बल निकाय साम्यावस्था में होगा, साम्यावस्था में होगा यदि 3 असरेखीय बिंदु, यदि 3 असरेखीय बिंदु, यदि 3 असरेखीय बिंदुओं के प्रत्येक के सापेक्ष आघूर्णों का बीजीय योग, आघूर्णों का बीजीय योग 0 हो। क्या है स्टेटमेंट, जरा बता, बोलो क्या समझ में आया। आघूर्णों का बीजीय योग प्रत्येक के परितः बोल दो या प्रत्येक के सापेक्ष बोल दो, परितः बोल दो, है ना, परितः आघूर्णों का बीजीय योग पृथक 0 हो। क्या समझ में आया? देखो, एक दृढ़ पिंड पर क्रियाशील
समतलीय बल निकाय, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समतलीय बल निकाय का मतलब ये लाइन तो समझ में आती ना, किसी दृढ़ पिंड पर क्रियाशील समतलीय बल, अरे कोई पिंड है उस पर बल लगा रहे हैं, और कैसे बल लगा रहे हैं, समतलीय। समतलीय का मतलब एक ही तल में, इस तल में, अगर इस तल में कोई पिंड है ना तो इसी तल में बल लगा रहे हैं, यूं नहीं है कि तुम इधर यूं लगा रहे हो। अगर कोई पिंड तुमने इस तल में रखा हुआ है, नीचे जमीन पर रखा हुआ है, तो उसको किस तरह से बल लगाओगे, इस तरह से बल लगाना है, उस पर यूं बल नहीं लगाना। अगर तुमने न्यू बल लगा दिया तो किस तल के अनुदिश बल लगा दिया, तुमने इस तल के अनुदिश बल लगा दिया। अगर तुम समतलीय बल निकाय की बात कर रहे हो ना, तो इस बोर्ड पर जितने भी बिंदु रखे हुए हैं उस पर बल तुम्हें अगर लगाना है ना, तो वो तुम बल इस तरह से ही लगाओगे, ऐसे नहीं लगाओगे, पीछे से नहीं लगाओगे, कैसे लगाओगे, एक ही समतल में लगाओगे। तो जब एक ही समतल में लगाओगे तो उनको क्या कहा जाता है, समतलीय बल निकाय कहा जाता है। ठीक है, साम्यावस्था में होगा यदि तीन असरेखीय बिंदु, साम्यावस्था में होगा यदि तीन असरेखीय बिंदु, असरेखीय बिंदु का मतलब क्या होता है, एक रेखा में नहीं हो, यानी कि असरेखीय बिंदुओं का मतलब एक रेखा में नहीं हो। तो एक काम करते हैं, हम तीन बिंदु ले लेते हैं असरेखीय, जिनमें से एक बिंदु तो मान लेते हैं O 0,0, दूसरा बिंदु मान लेते हैं कुछ भी A H, K, तीसरा बिंदु कुछ भी मान लेते हैं B H डैश, K डैश। ये तीनों क्या है, असरेखीय। ठीक है, तो सरेखीय कब होंगे, जब तीनों बिंदु एक ही रेखा में, पर एक रेखा में क्या नहीं है। तो इनको अगर हम मिलाएं भी तो इस तरह से एक त्रिभुज बनता है, क्या बना, एक त्रिभुज बन गया अपना। ठीक है, ये तीनों क्या है, असरेखीय बिंदु है। तो सबसे पहले इसमें लिखते हैं माना कि O 0,0, A H, K व B H डैश, K डैश तीन असरेखीय बिंदु है, तीन असरेखीय बिंदु है, बिंदु है। क्लियर बात। बिंदु देखो क्या कहा, सरेखीय बिंदु के प्रत्येक के सापेक्ष आघूर्णों का बीजीय योग 0। अब सुनना बात को ध्यान से, आघूर्णों का बीजीय योग 0 का बिंदु 0,0 के कारण आघूर्ण, बिंदु 0,0 के परितः बोल दो या उसके कारण बोल दो, ठीक है ना, परितः आघूर्णों के बीजीय योग क्रमशः G1 G2 ऐसे लिखते हैं। बिंदु O A व B के परितः आघूर्णों के बीजीय योग, मतलब अलग अलग बिंदु है और उन बिंदुओं में अलग अलग बिंदुओं के सापेक्ष क्या ले रहे हैं, हम आघूर्ण ले रहे हैं। मतलब इसके सापेक्ष आघूर्ण लेने का मतलब, इसके सापेक्ष आघूर्ण लेने का मतलब बल होगा और उससे लंबवत दूरी होगी, किससे, इस बिंदु से कोई बल गुजर रहा है साफ ऐसे। तो अगर इसके सापेक्ष आघूर्ण लेने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरह से बल गुजर रहे बहुत सारे, ठीक है। इसके सापेक्ष आघूर्ण लेने तो क्या करना पड़ेगा, बल क्या है, ये रहा, लंबवत दूरी क्या है, ये रही, तो बल इंटू लंबवत दूरी, तो इसके सापेक्ष आघूर्ण हो जाएगा। दूसरा बल होगा ऐसे नीचे जा रहा है तो बल इंटू लंबवत दूरी, तो दूसरा आघूर्ण ही आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसी तरह से जितने भी बल होंगे ना उन सभी का क्या करना पड़ेगा, तीनों बिंदुओं के सापेक्ष आघूर्ण लेना पड़ेगा। और उन आघूर्णों को क्या मान लिया मैंने, सपोज थोड़ी देर के लिए G1 G2 G3, इसके सापेक्ष आघूर्णों का बीजीय क्या मान लिया, G1, चित्र तो समझ गए ना, बिठाता हूं उसको मैं, G1 G2 G3 मान लिया, ठीक है, G1 G2 G3। परितः आघूर्णों के बीजीय योग क्रमशः G1 G2 व G3 है। तब क्या होगा, देखो तब क्या होगा, आर्टिकल नंबर 1.1 यानी कि स्टेटमेंट नंबर 1.1 के अनुसार, 1 के अनुसार अगर बुक में देखोगे तो 1.1 आर्टिकल है, ये आर्टिकल का साइन है। के अनुसार अगर तुम्हें पिंड को साम्यावस्था में रखना है तो जितने भी आघूर्ण हैं उन सभी का बीजीय योग क्या होना चाहिए, पृथक पृथक शून्य होना चाहिए। तो G1 का मान भी 0 होना चाहिए, G2 का मान भी 0 होना चाहिए और G3 का मान भी 0। अरे जब आघूर्ण नहीं रहेगा ना तभी तो पिंड साम्यावस्था में रहेगा, आघूर्ण और बल नहीं रहेगा। तो ये तो बता रहा है आघूर्ण 0 होने पर, तो पता है क्या होगा इसमें, उसने कहा है कि अगर आघूर्ण 0 जाए ना
तो भी पिंड साम्य अवस्था में होता है। पर हम जानते हैं कि पिंड साम्य अवस्था में कब होता है, जब आघूर्ण भी जीरो और बल भी जीरो। तो आघूर्ण को जीरो उसने दे दिए, तो पता है इन तीनों से हम क्या निकाल सकते हैं कि बल भी जीरो होंगे, Rx और Ry भी क्या होंगे, जीरो होंगे। अब सुनो, G1 जीरो हो गया, G2 क्या होता है, एक काम करो, इसको G बोल दो, इसको G1 बोल दो और इसको G2 बोल दो, G1 और इसको G2 बोल दो, ठीक है। G1 क्या होता है बताओ, G1 क्या होता है, G माइनस एक्स, हाँ, H Ry प्लस K Rx बराबर 0। और G2 क्या होता है, G1 नहीं, क्योंकि जो H के होता है, पहले बिंदु था हमारे पास 0,0, तो उसके सापेक्ष आघूर्ण G मानते थे। जैसे बिंदु को हम H के पर स्थानांतरित करेंगे तो ये वाला आघूर्ण आ जाएगा। नहीं है बात समझ में? के अनुसार G बराबर 0, G1 बराबर क्या होता है, G माइनस H Ry प्लस K Rx, और ये भी क्या होगा 0, और G2 भी क्या होगा, G2 क्या होगा, यहाँ इसके सापेक्ष आघूर्ण पहले बिंदु था 0,0, उसको स्थानांतरित किया H डैश K डैश पर, तो क्या हो जाएगा G माइनस H डैश Ry प्लस K डैश Rx बराबर 0। अब सुनो बात को ध्यान से, तो इन तीनों से क्या मतलब निकला, इसका मतलब है G बराबर 0, और इसका मतलब है G माइनस H Ry प्लस K Rx बराबर 0, और इसका मतलब है G माइनस H डैश Ry प्लस K डैश Rx बराबर 0। क्योंकि तीनों बिंदु क्या है बताओ, तीनों बिंदु क्या है, क्योंकि तीनों बिंदु O, A व B क्या है, असरेख है, असरेख है। मतलब अगर असरेख है तो एक त्रिभुज का निर्माण होगा, और त्रिभुज का निर्माण होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, याद हो तुम्हें सारणिक वाले फॉर्मूले से त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है सारणिक वाले फॉर्मूले से, बताओ बोलो, 1 1 1 x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर 11वीं में पढ़ाओ या 12वीं में पढ़ाओ, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 3 बिंदुओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाता हूं। अच्छा, अगर तीनों बिंदु असरेखीय हैं तो त्रिभुज बनेगा, और त्रिभुज बनेगा तो क्षेत्रफल भी मिलेगा, क्षेत्रफल मिलेगा तो क्षेत्रफल कैसा होगा, नॉट इक्वल टू 0। अगर क्षेत्रफल 0 गया मतलब ये बिंदु कहां गया, यहाँ पर 1 2 3, क्षेत्रफल कब 0 होगा, जब तीनों बिंदु सरेख हो जाए। पढ़ा था तुमने 11वीं 12वीं में, देखना एक बार, तीनों बिंदु सरेख हो गए तो त्रिभुज खत्म, त्रिभुज खत्म क्षेत्रफल खत्म, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 0। पर त्रिभुज 3 बिंदु असरेख है, यानी कि क्षेत्रफल आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, त्रिभुज बनेगा तो क्षेत्रफल आएगा। तो क्या होगा इसमें बताओ ध्यान से, इसमें Rx Ry के जो कोफिशिएंट है वो x1 y1 का काम करेंगे। अभी सुनना बात को ध्यान से। तो बोलो भाई कोफिशिएंट G बराबर ले लेते हम, तो G बराबर कितना होगा, बराबर 0 है ना, तो ये होगा 0 0 1 H K 1 H डैश K डैश 1 बराबर नॉट इक्वल टू 0। अब सुनो, ये कितना होगा, 1 के रेस्पेक्ट में प्रसार करो, इसका 1 के रेस्पेक्ट में प्रसार करो, K डैश H माइनस H डैश K बराबर 0 नॉट इक्वल टू 0। अरे 1 के रेस्पेक्ट में प्रसार करेंगे ना, तो ये हो जाएगा K डैश H H डैश K, ये हो गया हमारे पास मान। अब बात को ध्यान से सुनना, तुम इसको लिखो, अब सुनना, देखो चूंकि इन तीनों समीकरणों से क्या कह सकता हूं बताओ, 1 2 3
समीकरण 1, 2 व 3 से। बोलना जरा, अगर मैं यहां मान रख दूं, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, जी का मान यहां रख दो तो माइनस एच आर वाई प्लस के आर एक्स बराबर 0, माइनस एच डैश आर वाई प्लस के डैश आर एक्स बराबर 0। जी का मान रख दो, जी बराबर 0 है ना। अब सुनो, क्या भाई हमको करना क्या है, पिंड को साम्यावस्था में लाना है। पिंड साम्यावस्था में कब होता है, जब परिणामी बल मतलब आर एक्स भी 0, आर वाई भी 0 हो और आघूर्ण भी 0। सवाल वाले ने यूं कहा कि तुम क्या करो, 3 बिंदुओं के सापेक्ष अलग अलग आघूर्ण ले लो तो भी पिंड साम्यावस्था में होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, 3 बिंदुओं के सापेक्ष अलग अलग आघूर्ण ले लिया, उन आघूर्णों का मान क्या ले लिया हमने, 0 ले लिया प्रश्न के अनुसार। तो कह रहा है कि फिर भी पिंड साम्यावस्था में होगा, मतलब बल आर एक्स और आर वाई को निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम जीवन, ये जी जीवन और जी2 का आघूर्ण 0 ले लेंगे तो ऑटोमेटिक आर एक्स और आर वाई क्या आ जाएगा, 0, जो हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, अब एक बार बताओ, इसमें से एक काम करें ना, माइनस एच डैश आर वाई प्लस के डैश आर एक्स बराबर 0, इसमें से विलोप कर सकते हो, इसको यहां मतलब यहां लिखो। एक काम करें, आर वाई का विलोप कैसे होगा बताओ, इसको गुणा करते हैं एच डैश से और इसको गुणा करते हैं एच से, दोनों सेम हो जाएंगे इसकी गुणांक, तो क्या होगा बताओ, एच एच डैश आर वाई प्लस एच डैश के आर एक्स बराबर 0। एच को गुणा करो, एच एच डैश माइनस का है, आर वाई और ये भी माइनस का है, प्लस एच के डैश आर एक्स बराबर 0, चिन्ह चेंज, प्लस माइनस ये कट गया, क्या बचा, एच डैश के माइनस एच के डैश आर एक्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब एच डैश के माइनस एच के डैश बराबर 0 या आर एक्स बराबर 0, पर हमको पता है कि ये तो नॉट इक्वल टू 0 है, तो नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये आर एक्स 0 हो जाएगा। ये तो पहले ही मना करती है नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ये 0 नहीं होगा, तो ये 0 होगा। आर एक्स 0, आर एक्स 0, तो किसी भी एक समीकरण में मान रख दो आर एक्स बराबर 0, तो समीकरण नंबर कोई सी भी नाम दे दो, इसको स्टार नाम दे दो, कुछ भी स्टार से बोलो, आर एक्स 0 रख दो तो माइनस एच आर वाई बराबर 0, मतलब आर वाई बराबर 0। तो देखो ना, आर एक्स भी 0 आ गया, आर वाई भी 0 आ गया, तो हम जानते हैं कि पिंड साम्यावस्था में तभी रहता है जब जितने भी आघूर्ण हो सब 0, मतलब आघूर्ण 0 और आर एक्स और आर वाई 0, परिणामी बल 0 होने का मतलब है आर एक्स और आर वाई 0 हो। तो इस प्रश्न में, इस थ्योरम में क्या कहा कि 3 असरेखीय बिंदुओं में प्रत्येक के सापेक्ष आघूर्णों का बीजयोग क्या हो, 0 हो, तो पिंड क्या होता है, साम्यावस्था में। तो हमने क्या किया, जीवन और जी2 अलग अलग बिंदु थे, उनके सापेक्ष आघूर्ण, इसके आघूर्ण जी, इसके सापेक्ष जीवन, इसके सापेक्ष जी और इसके सापेक्ष जी2। तो प्रश्न कितने क्या कहा, इसके सापेक्ष आघूर्ण 0 लो, इसके सापेक्ष आघूर्ण 0 लो और इसके सापेक्ष आघूर्ण 0 लो, तो भी पिंड क्या हो जाएगा, साम्यावस्था में। अगली बात समझ में, तो उसके लिए हमने क्या किया, आघूर्ण 0 लिए, सोल्व किया, तो आर एक्स भी 0 आ गया, आर वाई भी 0 आ गया। आर एक्स आर वाई 0 आने का मतलब क्या हुआ, देखो जी भी 0, आर एक्स आर वाई भी 0, मतलब आर 0, तो जी भी 0, आर भी 0, तो पिंड क्या हो गया, साम्यावस्था। लिखो, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारा, किसी दृढ़ पिंड पर क्रियाशील समतलीय बल निकाय साम्यावस्था में होगा यदि दो भिन्न बिंदुओं के
प्रत्येक के सापेक्ष आघूर्णों का बीजीय योग 0 है। और किसी दी गई दिशा के अनुदिश और किसी दी गई दिशा के अनुदिश दी गई दिशा के अनुदिश जो उन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो उन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के लंबवत नहीं है, के लंबवत नहीं है, के सापेक्ष लंबवत नहीं है, के सापेक्ष बलों के वियोजित भागों का बलों के वियोजित भागों का बीजीय योग 0 हो। बलों के वियोजित भागों का बीजीय योग 0 हो। देखो पिछले जो पार्ट था हमारा उसमें हम क्या करते थे अभी तक पिंड की साम्यावस्था के लिए हम चेक करते थे, इधर देखो एक तो R 0 हो जाए और एक G 0 हो जाए। कौन से पार्ट में? आज के लेक्चर से पहले वाले पार्ट में जो भी क्वेश्चन किए थे उनमें हम इस चीज को ध्यान रखते थे, पर हम इस चीज को ध्यान रखेंगे। अभी हमने 3 स्टेटमेंट पढ़ लिए। पहला स्टेटमेंट तो इसी के ऊपर बेस्ड है R 0 G 0, और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो क्या कहता है कि अगर कोई 3 बिंदु हैं और उनमें प्रत्येक के सापेक्ष आघूर्ण का बीजीय योग क्या है? आघूर्णों का बीजीय योग 0 है, तो भी पिंड क्या हो जाएगा? साम्यावस्था में हो जाएगा। तो हम ये चीज नहीं निकालेंगे, हम ये चीज निकाल लेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों चीजों से मिलकर हम इस चीज को ला सकते हैं क्योंकि ये तीनों चीजें जो अगर ये तीनों चीजें हो जाती है ना तो ये चीज आ जाती है हमारे पास, ये स्टेटमेंट आ जाती है, आगे पास में ये कंडीशन आ जाती है। तो एक कंडीशन थी साम्यावस्था के लिए, एक और कंडीशन बन गई कि अगर 3 बिंदुओं में अलग अलग के सापेक्ष आघूर्णों का बीजीय योग 0 ले लिया जाए ना तो भी पिंड क्या हो जाता है? साम्यावस्था में। अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसने क्या कहा कि 2 बिंदु हैं, उनके सापेक्ष आघूर्णों का बीजीय योग क्या ले लो? 0 ले लो, और एक रेखा है कोई सी भी x अक्ष या y अक्ष, उसके सापेक्ष बलों के वियोजित भागों का बीजीय योग भी क्या ले लो? 0 ले लो। तो इन तीनों को मिलाकर भी हम क्या कह सकते हैं कि पिंड क्या होगा? साम्यावस्था में। पिंड क्या होगा? साम्यावस्था में होगा। इन तीनों को मिलाकर भी हम क्या कह सकते हैं कि पिंड साम्यावस्था में होगा, और इन दोनों को मिलाकर भी हम क्या कह सकते हैं कि पिंड साम्यावस्था में होगा। इन तीनों से तो हमने ये कंडीशन ले आए थे, नहीं लाए थे, क्योंकि R 0 होने का मतलब RX 0 ले आए थे हम, RY 0 ले आए थे, और सवाल में G बराबर 0 था। इन तीनों कंडीशनों से ये चीज ले आए थे। अब पता है क्या करेंगे? इन तीनों कंडीशनों से हम वापस से ये कंडीशन लाएंगे। आगे बात समझ में? तो पिंड क्या हो जाएगा? साम्यावस्था। क्लियर? अब देखो सुनो, साम्यावस्था में होने के लिए बस इतना सा जरूरी है, R 0 हो जाए और G 0 हो जाए। अभी जो स्टेटमेंट दिया है उसमें वो शर्त दी गई है जिनकी वजह से हम R को और G को क्या ला सकते हैं? 0 ला सकते हैं। सीधी सी बात है गई है। तो इसमें लिखो, मान लीजिए 2 बिंदुओं में से एक बिंदु सॉल्यूशन, मान लीजिए 2 बिंदुओं में से एक बिंदु मूल बिंदु है, एक बिंदु मूल बिंदु है तथा दूसरे के निर्देशांक h, k है, तथा दूसरे के निर्देशांक h, k है। यदि x अक्ष
यदि एक्स अक्ष दी गई दिशा, उसने कहा था कोई सी भी एक दिशा, चाहे वो एक्स अक्ष हो चाहे वो वाई अक्ष हो, यदि एक्स अक्ष दी गई दिशा तथा जीव जी डैश दिए गए बिंदुओं के सापेक्ष, ये एक बिंदु है और ये दूसरा बिंदु है h, k, और ये बिंदु है मूल बिंदु O0, 0, और ये एक x अक्ष है, इसके सापेक्ष वियोजित भाग होगा बीजीय योग हमको क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। इसके सापेक्ष हम आगुण क्या मान लेंगे, सपोज g1 मान लेंगे या कुछ भी g' मान लेंगे, और इसके सापेक्ष आगुण हम क्या मान लेंगे, g मान लेंगे। प्रश्न के अनुसार इसके सापेक्ष आगुण 0 दे रखा है, ये भी 0 दे रखा है, और एक अक्ष के अनुदिश वियोजित भागों का योग वो भी क्या दे रखा है, 0। अब हमारा काम ये है कि हमें rx तो 0 है ही सही, ry को भी 0 लाना है और g 0 है ही सही। अगली बात समझ में, तो कुल मिलाकर हमें क्या काम करना है, ये काम करना है। अगर ये हो गया तो इन दोनों को मिलाकर हम कह देंगे कि r0 और g0, तो हो गया पिंड साम्यावस्था में। अगली बात समझ में, इतना सा काम हमें करना है। अब सुनो क्या लिखा आगे, सापेक्ष आघूर्ण है, आघूर्णों के बीजीय योग है, आघूर्णों के बीजीय योग है। तो क्या होगा, तो G बराबर 0, ये तो दिया है, देखो G डैश बराबर क्या होता है, बोलो, G माइनस एच आर वाई प्लस के आर एक्स बराबर 0, ये भी दिया है। आर एक्स बराबर 0, ये भी दिया है। अब आर एक्स का मान यहाँ रख दो, मतलब इसमें रख दो, G का भी रख दो, आर एक्स भी रख दो, तो क्या बचेगा, के आर सॉरी माइनस ऑफ एच आर वाई बराबर 0, तो आर वाई क्या आ गया 0। तो चूंकि आर एक्स भी 0, आर वाई भी 0 और G भी 0, इसका मतलब R भी 0 माइनस आर माइनस इसको भी दोनों का, तो R भी 0, G भी 0, तो इसका मतलब पिंड क्या हो गया, साम्यावस्था में आ गया। बस इतनी सी चीज है। तो यहां पर क्या किया उसने, इस रूप को बदलकर अलग तरीके से समझा रहा है वो, भाई हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा करेंगे। 3 बिंदु होंगे तो सबके सापेक्ष अलग अलग आगुण ले लो, उनका योग 0 कर दो, तो भी यही बात है। 2 बिंदु होंगे तो भी यही बात है। तो पहला स्टेटमेंट तो पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो बाकी हम कल पढ़ते हैं एग्जाम्पल से।